चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट का टॉपिक देखते हैं इस यूनिट का, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरम बनाए या फिर हाइपोथेसिस बनाए कि कोई भी जो मूविंग चीज है, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ हमेशा उसकी वेव एसोसिएट होती है। अ वेव, वेव मतलब समझता ना, वेव। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। कोई भी चीज जो मूव हो रही है, मूव हो रही है मतलब जिसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। आप भी मान के चलो रनिंग मारते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपके साथ भी आपकी वेव एसोसिएट होती है। अभी डे टू डे लाइफ में वो वेव देखना मुश्किल होता है क्योंकि अपना मास ज्यादा है, लाइक दिस, वो चीजें जाने दो। लेकिन मुद्दा ये है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेव। हर एक चीज जो मूव होती है, हर एक चीज जो मूविंग है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसके साथ हमेशा उसकी एक वेव रहती है और उस वेव की वेवलेंथ इज गिवन एज h अपॉन p। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और p मतलब वो जो चीज मूव हो रही है उसका मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, कोई भी चीज का मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो कोई भी चीज अगर मूव होगी मतलब उसमें स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगा मतलब क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मूव होती है तो उसके साथ हमेशा वेव एसोसिएट होती है और उस वेव की वेवलेंथ इज गिवन एज h अपॉन p। इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, p मतलब जो चीज मूव हो रही है, जो पार्टिकल मूव हो रहा है, उसका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने लिखा इस मूविंग पार्टिकल के लिए, इसको ही बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो कोई भी डेफिनेशन है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऐसा करके भी आए या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसी भी शॉर्ट नोट आए, दोनों के लिए आंसर सेम है ना, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अलग अलग फॉर्मेट जरूरी है। तो ये तो हो गया बेसिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है जिसकी वेवलेंथ आएगी h अपॉन p। तो सबसे पहले एक चीज तो आप आराम से लिख सकते हैं कि लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। लिख सकते हैं ऐसा, मोमेंटम, उस पार्टिकल का मोमेंटम, मान के चलो उस पार्टिकल का मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो m इंटू वी इज नथिंग बट मोमेंटम। तो ये एक फॉर्मूला हो गया h अपॉन एम वी, है ना। बेसिक तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन h अपॉन एम वी ऐसा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी इस मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, हर मूविंग चीज मूविंग चाहिए मतलब उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में जनरली मोमेंटम की जगह पे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी रहती है। तो इस मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में रिप्रेजेंट करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, h अपॉन अंडर द रूट 2 टाइम्स m e k। m मतलब उस पार्टिकल का मास और e k मतलब काइनेटिक एनर्जी। e k नहीं लिखना है तो k डॉट e ऐसा भी लिखो, काइनेटिक एनर्जी कैसा भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने e k लिखा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये कैसे कैसे है ये भी बता सकता हूं मैं। ये मोमेंटम को हम लोग अंडर द रूट 2 टाइम्स m e k ऐसा क्यों लिख सकते है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला e k, काइनेटिक एनर्जी को के ई ऐसा भी याद रख सकते, याद रखने वाले आप हो, आप जैसा चाहे वैसा याद रख सकते। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? कोई भी चीज का, कोई भी चीज जिसका मास m है और वेलोसिटी v है,
ठीक है ना। तो एवरी मूविंग चीज उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको, ठीक है ना। ये 2 को इधर लेके आ जाते तो 2 टाइम्स EK हो जाएगा और इधर हो जाएगा mv² हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और एक चीज कर लेते, दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स MEK इक्वल टू m² v² हो जाएगा ऐसे। अभी m² v² मतलब mv का होल स्क्वायर, लेकिन m इंटू v क्या है, ये m इंटू v मास इंटू वेलोसिटी, क्या है मास इंटू वेलोसिटी, ये है उस चीज का मोमेंटम। तो क्या मिला रे बच्चों, 2 टाइम्स MEK इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो मोमेंटम इक्वल टू अंडर द रूट 2 टाइम्स MEK। देखो मोमेंटम इक्वल टू अंडर द रूट 2 टाइम्स m इंटू EK। EK मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब उसका मास। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये भी फॉर्मूला हमको कभी कभी काम में आता है, क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी जनरली दी रहती है, ठीक है। तो मोमेंटम को ही हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये H/P ये तो हो ही गया, H/mv ये भी पता चल गया, ये कैसे आया, मोमेंटम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, तो ये भी पता चल गया। और इसको आगे लेके चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस यूनिट में काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला देखे हमने, बराबर है कि नहीं। क्योंकि इस यूनिट में मान के चलो वो जो चीज मूव हो रही है वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², ये तो पूरी दुनिया को पता ही है, ये किसी भी पार्टिकल के लिए हाफ mv² तो है ही है। लेकिन इस यूनिट में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला हो सकता है अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आप पोटेंशियल डिफरेंस v में रखते हो तो वो चार्ज पार्टिकल मूव होने लगता है, और उसमें कितनी एनर्जी आती है, q इंटू v आती है इतनी काइनेटिक एनर्जी, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल के समय मैंने एक्सप्लेन किया है, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला हमको इस यूनिट में मिलता है, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है। q इंटू v, q मतलब चार्ज पार्टिकल और v मतलब कितने पोटेंशियल से पोटेंशियल में उस चार्ज पार्टिकल को रखा, ठीक है ना। हमने देखा था कि कोई भी चार्ज जब पोटेंशियल डिफरेंस v से हम लोग एक्सेलरेट करेंगे मतलब देखो कोई भी चार्ज जब पोटेंशियल में रखते हैं तो वो चार्ज ना मूव होने लगता है, एक्सेलरेट होने लगता है, और इसीलिए उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी आती है काइनेटिक एनर्जी, q इंटू v। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे q इंटू v रखेंगे तो और एक फॉर्म बन गया। सभी एक ही फॉर्मूले है, ये सभी एक ही फॉर्मूले है ना, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, ताकि न्यूमेरिकल में क्या आता है उस हिसाब से आप ये फॉर्मूला सिलेक्ट करो। तो ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो H/√2 टाइम्स MEK, EK मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मतलब मैंने लिख दिया Q इंटू V, ठीक है। Q मतलब चार्ज और V मतलब पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया है। अभी इस यूनिट में पर्टिकुलरली हम लोगों ने स्टडी की है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बराबर है कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो जनरली आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की पूछते हैं, है ना, पूछा तो, अदरवाइज नहीं पूछा तो यही तक, है ना। इसमें से कोई तो भी एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जनरली आपको इस यूनिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे तो एक शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं। ये शॉर्टकट सिर्फ कब याद रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तभी, बाकी के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, बाकी के लिए सभी वैल्यूज आपको रखनी है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आया तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब E कितना रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, H 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये तो सभी कांस्टेंट ही है, 2:2,
इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की पूछी रहे तो ये सभी वैल्यूज रख के एक फाइनल वैल्यू आप याद रख सकते, ठीक है ना। सिर्फ किसके लिए, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है तो, ठीक है। तो सभी कांस्टेंट्स हमने अगर रख दिए, एच की वैल्यू रख दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिए, है ना, और ये पोटेंशियल को छोड़ दिए, बाकी सभी कांस्टेंट रख दिए, है ना, एच की वैल्यू रख दिए √2me, ठीक है, और ये √v बाजू में रख दिया। तो ये सभी कांस्टेंट की वैल्यूज रख दिए, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये सभी वैल्यू रख दिए और उसको सॉल्व करें तो हमको इतना आंसर मिलता है। तो ये आप सीधा का सीधा याद रख सकते हो, क्योंकि इस यूनिट में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी निकालने को बोलेंगे? जनरली इलेक्ट्रॉन की। तो रादर देन ये पूरा लिखो, फिर एच की वैल्यू रखो, फिर मास रखो, फिर लॉगबुक यूज करो, फिर ये करो वो करो, उससे अच्छा आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन √v, बराबर है। और वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहता है? मीटर रहता है, ठीक है। तो 12.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। और एक बार रिपीट करता हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब यूज करोगे? अगर न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का है तो। और जनरली क्वेश्चन में ना आपको ये वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालने को बोलते हैं। नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस 10 इधर है, तो डेसिमल पॉइंट एक इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा? ये फिर नैनोमीटर। तो सीधा सीधा आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.228 अपॉन √v, और आंसर आएगा आपका किसमें? नैनोमीटर में। तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख, चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। जब नैनोमीटर में याद रखोगे तो यहां पे क्या याद रखना? 1.228 अपॉन √v, ठीक है। v मतलब क्या? पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट किया गया है, जिस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, ये लास्ट 2023 का ही क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर। पता है था, इसलिए वैसा ही याद रखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल है 100 वोल्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बीच नैनोमीटर में है, तो 1.228, ठीक है, अपॉन √v, और ये जो भी आंसर आएगा वो आएगा नैनोमीटर में, ठीक है। तो 1.228 अपॉन √100, √100 मतलब 10, तो डेसिमल पॉइंट एक की तरफ लेके चलो, 0.1228 नैनोमीटर। सिंपल ओरल क्वेश्चन बन गया। थोड़े थोड़े ट्रिक्स याद रखे तो सब चीजें आसान होने लगती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भी बता देता हूं मैं कि ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p, ये डी ब्रॉगली ने कहां से डिराइवेट किया? कभी कभी ये डेरिवेशन भी आपको 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए आता है, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिसेंटली आया था 1-2 बार, ठीक है। तो डेरिवेशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्बडा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट और p मोमेंटम, ठीक है। तो हमने अभी डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस देखा कि कोई भी चीज जो मूव होती है तो मूविंग पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, जिसकी वेवलेंथ इज गिवन एज h अपॉन p। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और p मतलब उसका मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली ने ये कहां से डिराइव किया?
डी ब्रॉगली ने ये फोटॉन के ऊपर से अप्लाई किया। ये जो लाइट है फोटॉन, उनके फॉर्मूले के ऊपर से ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज किया किसी भी मूविंग चीज के लिए, बराबर है। तो देखो फोटॉन के लिए हमने देखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटॉन, है ना, लाइट का जो भी फोटॉन है, कोई भी सिंगल फोटॉन लो, तो उस फोटॉन की एनर्जी, लाइट के फोटॉन की एनर्जी कितनी रहती है? लाइट की फोटॉन की एनर्जी, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी h इंटू म्यू, बराबर है। म्यू को आप लोग c बाय लैम्बडा लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो फोटॉन की एनर्जी कैसे मिलेगी? h c बाय लैम्बडा। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, c मतलब लाइट की स्पीड और लैम्बडा मतलब लाइट की वेवलेंथ, लिख सकते हैं ऐसा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। लेकिन मान के चलो ये जो फोटॉन है, ठीक है ना, ये जो लाइट है इसके जो छोटे छोटे एनर्जी के फोटॉन्स है, इस फोटॉन की एनर्जी हम लोग आइंस्टाइन के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, है कि नहीं? ये जनरल फॉर्मूला है आइंस्टाइन का। कोई भी जो मास m अगर है तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है एम सी स्क्वेयर। तो फोटॉन का भी मास अगर m है तो फोटॉन की एनर्जी हम लोग एम सी स्क्वेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो सही है, ये है प्लैंक्स क्वांटम थियरी के हिसाब से ऐसी एनर्जी लिखेंगे, ये भी सही है। ये आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है कि कोई भी चीज की एनर्जी हम लोग एम सी स्क्वेयर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये जो फोटॉन्स है लाइट के फोटॉन्स, उसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्बडा, है ना, लैम्बडा मतलब लाइट की वेवलेंथ, सी मतलब स्पीड, और E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये एम सी स्क्वेयर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m इंटू सी लिख सकता हूं ऐसा एम सी स्क्वेयर को, है ना। मास इंटू स्पीड एक जगह पे रखा, इंटू सी मतलब क्या है? लाइट की स्पीड, फोटॉन की स्पीड, बराबर है कि नहीं? लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब फोटॉन्स, तो लाइट की स्पीड मतलब फोटॉन की स्पीड। तो c मतलब है फोटॉन की स्पीड, m मतलब है फोटॉन का मास, और ये c फिर से बाजू में। तो बताओ रे मुझको, ये m इंटू सी, इसको हम लोग फोटॉन का मोमेंटम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। कोई भी चीज का मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड। तो फोटॉन का मास हमने कितना कंसीडर किया? m, और फोटॉन की स्पीड, फोटॉन की स्पीड मतलब लाइट की स्पीड, दैट इज c। तो ये m इंटू सी मतलब उस फोटॉन का मोमेंटम है। तो ये जो एनर्जी है एम सी स्क्वेयर, इसको आप लोग p इंटू सी ऐसा भी लिख सकते हैं। p मतलब फोटॉन का मोमेंटम, c मतलब फोटॉन की स्पीड, बराबर है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन एच सी बाय लैम्बडा, ये भी सही है, और एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू p इंटू सी, ये भी सही है कि नहीं? दोनों सही है। ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी है, ये तुम्हारी आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन एच सी बाय लैम्बडा करेक्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू p इंटू सी, दोनों सेम है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एच सी बाय लैम्बडा ये भी फोटॉन की एनर्जी है, या फिर p इंटू सी ये भी फोटॉन की एनर्जी है। तो चलो इसके ऊपर से क्या मिलेगा तुमको? सी कैंसल, लैम्बडा निकालो, चलो लैम्बडा को इधर लेके आ जाओ, h अपॉन p। तो क्या देखने को मिलता है? डी ब्रॉगली को क्या देखने को मिला इसके ऊपर से? कि लाइट की वेवलेंथ, फोटॉन की वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, p मतलब फोटॉन का मोमेंटम। और वही चीज फिर डी ब्रॉगली ने बाकी भी चीजों के लिए बोली कि कोई भी मूविंग चीज, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेवलेंथ कैसे निकलेगा? h अपॉन p, बराबर है। ये फोटॉन के लिए कैसे कैसे आया समझ में आ गया। और फोटॉन के ऊपर से फिर डी ब्रॉगली ने जनरलाइज किया कि
कोई भी मूविंग चीज की वेवलेंथ कितनी होगी, h/p। सिंपल। तो ऐसे आप डेरिवेशन उसका याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर से रीड करिएगा।